से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मां और एक बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब, पहले हमारे पास एक फ़ोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारे बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप यहाँ पर रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर होने लगी थी कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घड़ी हो। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। उन्हें अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, आखिरकार क्या मामला है और क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग या फिर जो भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरीके से इंतज़ार करते करते लगभग 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन और माँ और बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में फुसुर फुसुर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे और क्या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है, आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो, यानी कि जो व्यक्ति अपने बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटों से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज़ पहुंचती है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। अब ये किस तरीके का सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे ही हाईकोर्ट ने ये बात सुनी, ये याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर के बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या पे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बीमार है उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर इलाज कैसे होगा। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को इस बात को लेकर के थोड़ा तल्ख होता है और गुस्सा भी आता है। और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए या मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए तो 7वें दिन आप इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन अगर इस मामले को सौंपोगे तो हो सकता है कि इन सबूतों के साथ तुम छेड़छाड़ करो। इसीलिए 5 दिन में ही अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो 5 दिन में ये मामला सीबीआई को जाता है, यानी कि सीबीआई को जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेदारी ली, नैतिक जिम्मेदारी। वो कहते हैं कि ट्रेनिंग डॉक्टर, जो लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर थी जिसके रेप के बाद हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है। इसीलिए मैं एक पेरेंट होने के नाते मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अब उन्होंने पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना लिया। उन्हें ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और तुरंत उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई। अब ऐसी स्थिति में अब हाईकोर्ट जो तल्ख रवैया अपनाता है वो 2 बात कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा ये है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडीज डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब और क्या हुआ था, ये जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। यहाँ पर 55/B शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय 5 अगस्त 2024 को ये जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल एक पुलिस कन्याल रोड में सिटी वॉलंटियर के रूप में काम करता है।
इसकी जो बैठक थी 5 अगस्त को जब ये निकलता है तो 8 अगस्त को वहाँ से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, ये बैठक हो रही थी सलुआ में। सलुआ यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर के दूर पर यहाँ से पड़ता है कलकत्ता से, जहाँ पे इसका आवास होता है, इनका घर होता है। और ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुँच जाता है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में। वहाँ जाता है और एक दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर के। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहाँ से चला आता है। रात 8 बजे, लगभग 8 अगस्त 2024 के रात 11 बजे का आसपास का वाक़या है। ये उस मरीज को, जिसको दोपहर में अभी एडमिट करा करके आया था, उस मरीज से ये मिलने के लिए जाता है, उसका एक्सरे वगैरह या फिर उसको देखने के लिए कि उसकी तबीयत वहाँ पर कैसी है, ठीक है या नहीं है। दरअसल उसको देख के वो, जबकि इसके परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, अब यहाँ से वो वापस चला जाता है। वापस जाता है तो रात के लगभग 1 बज जाते हैं और 1 बजे अब वो इस मरीज से नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए जाता है, उसकी मदद करने के लिए जाता है, उससे बातचीत करने के लिए जाता है, क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था और उससे बातचीत करके वहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर के घूमने लगता है। एक कहानी ये है जो संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखाता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है। इस तरीके की यहाँ पर कहानी चल रही। लेकिन एक और कहानी जो दूसरी कहानी है, दरअसल आपको ये भी बताते चले कि ये जो संजय राय है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलंटियर भी है और एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को ये नहीं मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है। ये पुलिस की तरह चलना, पुलिस की तरह इसका बात करना, और ये बॉक्सर होता है। बॉक्सर जो फिटनेस इसकी थोड़ी ठीक ठाक से होती है, तो इसको बड़ी संख्या में लोग ये समझते हैं, पुलिस समझते हैं, और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसके ताल्लुकात भी बताए जाते हैं। इनके साथ इनका उठना बैठना था, इसीलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में ये जा भी सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की इसमें हिम्मत भी नहीं होती है। एक कहानी जो संजय राय की ये चल जाती है, और दूसरी कहानी है 31 साल की एक ट्रेनिंग डॉक्टर होती है जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकेंड ईयर की ये स्टूडेंट होती है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर। अब ये इनका रोज नाइट शिफ्ट में इनकी ड्यूटी थी। ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात 11 बजे के आसपास इन्होंने अपनी माँ और अपने पापा से बात की कि जैसे रोज़मर्रा की तरह घर वालों की एक फ़िक्र होती है कि हमारी बेटी कहीं बाहर गई है, वो कैसी है, ठीक है या नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं थोड़ा राउंड अप ले लेती हूँ, जा कर के मरीजों को देख लेती हूँ, मरीजों को देख लेने के बाद फिर मैं आराम से बात करती हूँ। फिर 2 बज जाते हैं और फिर अपने 2 जूनियर के साथ बैठ करके खाना खाती है, और खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी थक सी गई हूँ, इसीलिए जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर 4थी बिल्डिंग पर एक सेमिनार हॉल होता है, वहीं पर जाती है और आराम करने लगती है। अब ये जाकर के लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का ये वाक़या है, जब ये जाती है उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती है। उधर जो संजय होता है, संजय राव उसका लगभग नाम होता है, वो रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिकल बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ जाने के कुछ इधर उधर घूमता है, और कुछ देर घूमने के बाद जो सेमिनार हॉल है उसी सेमिनार हॉल के भी अंदर जाता है। सीसीटीवी कैमरे में ये सब कैद हो जाता है। अब ये अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास ये अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर जो 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है, 4:37 के आसपास ये यहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब यहाँ तक बिल्कुल शांति थी, क्योंकि किसी को कोई खबर थी, किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर के देखता है, और देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है।
दरअसल एक लाश पड़ी हुई थी जो खून से बहुत बुरी तरीके से लथपथ होती है। जैसे उसने लाश को देखा, उस लाश को देखने के बाद वो चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है और वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। और उसके चीखों को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे थे वो भी देखते ही और उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। अब शुरुआत ये थी और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में जो डॉक्टर वहाँ पर होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं, जो अधिकारी वहाँ पर होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में मेडिकल कॉलेज की कहीं इमेज ना खराब हो जाए, इसीलिए इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए शायद जो लड़की के यानी जो लेडी डॉक्टर के माता और पिता होते हैं उनके पास जो सूचना पहुंची थी, तो पहले बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके बाद बताया गया कि उसने अपने ज़िंदगी को खुद खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और तीसरी बात उसको बताई गई कि आप एक काम करिए कि हॉस्पिटल आ जाइए और 3 घंटे तक उन्हें अपने बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी, बेटी के हिस्से पर कोई कपड़ा ही नहीं था और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देखने के बाद किसी के भी आँख कोई भी सिहर जाएगा, परेशान हो जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब माँ बाप पहले से ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे, रो तो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उनसे रहा नहीं जाता। फिर जो लाश होती है उसको कब्जों में ले लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है हॉस्पिटल में। अब जब पोस्टमार्टम होता है उसकी रिपोर्ट जाती है तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आँखों से खून बह रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि आखिरकार किसने किया, क्या किया, चेहरे हो या फिर नाखून हो या फिर शरीर के और भी अंगों, वहाँ पर चोट के निशान पाए जाते हैं। और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान थे, गर्दन की भी हड्डी टूटी हुई थी, राइट हार्ट जो था उसमें भी चोट लगी हुई थी, होठों पर भी चोट लगी हुई थी। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट के निशान नहीं थे। आखिरकार किसने किया, क्यों किया, पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और मजबूरन कोर्ट में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले में पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने की एक वजह और भी बन जाती है कि देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है। अब चाहे टीवी हो, अखबार हो, अब हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहां देखो वहां पर इसी घटना की, इस ट्रेनिंग लॉर्ड डॉक्टर की इतनी अवान्य घटना के लिए कि निर्भया 2 ये दूसरी घटना बिल्कुल वैसी पहली जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्या किया। जब पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही तो लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है और जो ब्लूटूथ मिलता है वो इस हॉल के आसपास जो भी देखे जा रहे थे उन देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय है। जो संजय राय है उसके ब्लूटूथ से ये मैच कर जाता है। अब इसे ऐसी स्थिति में संजय राय ने जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े पहने हुआ था ही नहीं, यानी कि वो बदल चुका था कपड़े। यहाँ से वो सीधा पहुँचता है एक पुलिस के बैलेट में, जाकर के वहाँ सो जाता है, आराम करता है और बताया जाता है कि वो शराब का आदी होता है और उस दिन भी शायद उसने शराब पी रखी थी। अब ये वहाँ जाकर के आराम करता है, फिर उसकी आँख खुल जाती है और उसे होश आता है कि तूने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, शायद पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसको बुलाया था तो वो अपने जूते साफ नहीं कर पाया और जूते पर उसके उस महिला डॉक्टर के ब्लड लगे हुए थे। अब जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी ये इस तरीके से कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे प्राइवेट पार्ट से, क्योंकि उसे ब्लू फिल्म यानी कि पोर्न साइट देखने की अब पूरी आदत लग चुकी थी। उसके मोबाइल में भी था और वैसे भी वो अलग अलग वक्त में मोबाइल में देखा करता था, लेकिन पोर्न साइट में भी उन साइडों को देखा करता था, उन पोर्न को देखा करता था जिनमें बहुत बेकार तरीके से महिला के साथ कोई गंदा या घिनौना कृत्य किया जाता है। ठीक उसने वैसा ही
गंदा और घिनौना कृत्य किया, जिसके वजह से उस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। साथ ही उसके आंखों में और मुंह से भी जो खून आने की वजह बताई जाती है। जब इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका जो चेहरा था, उसका जो सर था, उसको बहुत तेज से दीवार में मारा। लेडीज डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके आँखों में जो चश्मा लगा हुआ था उसकी टूट जाता है और वो उसके आँखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है, यानी कि मुंह के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों और मुंह से ब्लड बह रहा था। अब ऐसी स्थिति में लेडीज डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिशें की, छटपटाई, ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वो बॉक्सर होता है संजय राय, और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी और उसको बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उसके चेहरे पर भी चोट लगी हुई थी, उसके नाखून पर चोट लगी हुई थी, उसके पेट में चोट लगी हुई थी, उसके पैर में चोट लगती है और गर्दन, जैसे उसने लगातार गर्दन को दबा रहा है तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है और राइट हैंड पर भी चोट लग जाती है, होठों पर भी चोट लग जाती है। क्योंकि ये एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि एक डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ बलात्कार किया था, यानी कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है तब उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। हालांकि शायद उसने सोचा होगा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ ब्लूटूथ, साथ ही उसके जूते पर लगा हुआ वो खून, वो उसे वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा देते हैं। उसने कभी सोचा नहीं था, जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां की है। पहली शादी करता है, छोड़ के चली जाती है, दूसरी शादी करता है, वो भी छोड़ के चली जाती है, तीसरी शादी में भी बीवी छोड़ के चली जाती है। एक बीबी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और वो बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरीके से पोर्न साइट ये देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्में देखने के बाद अपनी बीवियों के साथ भी वो ऐसे ही हरकत करता था, इसीलिए ये बीबियाँ वहाँ से चली जाती हैं। और जो आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश की जाती है तो बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थी, यानी कि अपने पत्नी के साथ भी ये मारपीट किया करता था और शायद इसीलिए इसके बहन से इसके रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अमानवीय तरीके से हरकतें करता था। अब ये अपनी माँ के साथ रह रहा था और वो बाहर चाहे घर में वो ऐसे रहता था जैसे कि कोई पुलिस वाला हो, यानी कि कलकत्ता पुलिस में। हालांकि वो मानवीय के रूप में काम करता था, महज 12,000 रुपये उसको मिलते थे और ये अपनी इस तरीके से ज़िंदगी जी रहा था। और ये हॉस्पिटल में आना जाना, ये भी जानकारी मिल रही है कि मरीजों को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया करता था जिससे कि उनसे पैसे मिल सके, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि उसको यहाँ पर इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में ये शायद दलाल का काम भी करता था और वहाँ पर ये पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को लेकर के भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारियों से संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से एक कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस तरीके से सेटल करना चाह रहे थे ये समझ में नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में जब इसके पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी, सरकार की जो नियति थी कि हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट में इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और कहते हैं कि अब 7 दिन नहीं बल्कि अब 5 दिन में इस मामले को क्लियर कीजिए, वरना हम इसको CBI को सौंप देंगे, वरना आप लोग इसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। अब पुलिस पर, हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार को भरोसा नहीं था और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात अगर हम CBI की करें तो CBI ने पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है। अगर हम एक फिल्म के हीरो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनके मामले की अगर जांच करें तो उनका मामला शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं
सीबीआई को जांच तो दी जाती है, सीबीआई पर बहुत मोटे तौर पर पैसे खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतने जल्दी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। अभी मामला चल रहा है, पता नहीं पुलिस इस मामले की बढ़िया से जांच करके सही करती है या नहीं करती है, या सीबीआई मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी, या ये मामला ठंडे अवस्थे में पड़ जाएगा। इसका भविष्य क्या होगा? क्या पुलिस पर भरोसा करें या सीबीआई पर भरोसा करें, समझ नहीं आता। या फिर साथ काम करने वालों पर भरोसा करें, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करें कि ना करें, किस पर भरोसा करें, ये समझ में नहीं आता। महिलाएं ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर काम करने जाती है वहाँ सुरक्षित है, जहाँ देखो वहाँ उन पर गिद्धों की जैसी नजरें बनी हुई है। लेकिन महिलाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें ये लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहाँ जाती हैं चारों तरफ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती हैं जब वो इस तरीके से सचेत रहे, सतर्क रहे। और शायद इसलिए भी हम इन घटनाओं को आप तक लेकर आते हैं, ताकि आप इन घटनाओं से सबक लेकर के सचेत रहे, सुरक्षित रहे, ताकि कोई कभी किसी तरीके से किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ कोई ऐसी घटना न हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।